हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हमने उसमें इनर्शिया के बारे में पढ़ा था। हमने इनर्शिया को रिलेट किया था मास से। हमने ये देखा था, फाइनल हम कंक्लूजन पे ये आए थे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है, मतलब अगर वो हैवियर मास का ऑब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर जो इनर्शिया लगेगा वो भी ज़्यादा होगा। तो इस कंक्लूजन पे हम लोग आए थे। तो अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, न्यूटन के 3 लॉज हैं, एक हम पढ़ चुके हैं, आज हम सेकेंड डिस्कस करेंगे। तो अगर हम थोड़ा वापस पीछे जाएं और देखें कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, तो हम सब याद करेंगे कि हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस से। तो हमने देखा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसमें कोई नेट चेंज ऑफ वेलोसिटी या मोशन नहीं होता ऑब्जेक्ट में। लेकिन अगर एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आता है। और हम सब जानते हैं कि अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन है, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन किया था। हम कह रहे थे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी u है और ये चेंज t टाइम में हुआ है, तो इन तीनों चीजों को लेके हम एक्सेलरेशन कहते थे कि द चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू इन टाइम t, ये था हमारा एक्सेलरेशन। तो हम कह रहे थे कि ये जो एक्सेलरेशन है ये कब आता है, जब एक बॉडी पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करती है, जिसकी वजह से एक वेलोसिटी में चेंज लाती है वो अनबैलेंस्ड फोर्स, एंड उसकी वजह से जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है एक्सेलरेशन होता ही है। तो ये बात अभी तक हमने देखी है। तो अगर हम आगे बढ़े और देखें कि कैसे जो फोर्स हमने लगाया, अनबैलेंस्ड फोर्स जो हमने लगाया, वो एक्सेलरेशन पर कैसे डिपेंड करता है, किस तरह का रिलेशन बनेगा उसका, हम वो देखें। और अगर इससे हम ये भी देखते हैं कि क्या उस फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं। मतलब हमने मान लो ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक को मैं ए नाम देती हूँ। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ एक फोर्स लगाया F। अब क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में लग रहा है यहाँ से और कोई बैलेंसिंग फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम कहेंगे कि ये केस है जहाँ पे अनबैलेंस्ड एक्शन ऑफ फोर्स हो रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे ये पता लगा सकती हूँ कि ये फोर्स की वजह से इस ब्लॉक का जो मोशन होगा, ये जिस भी वेलोसिटी से मूव करेगा और जिस भी एक्सेलरेशन से मूव करेगा, क्या हम कोई रिलेशन निकाल सकते हैं इस फोर्स और इसके एक्सेलरेशन का, जो कि ए होगा। या फिर क्या हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये जो फोर्स हमने लगाया ये कितना लगाया, उसका अमाउंट ऑफ फोर्स क्या है। तो इन बातों को पता लगाने के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारी हेल्प करता है। और यहाँ पे इससे पहले कि हम आगे अपने इक्वेशंस और थोड़ी मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें, हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम सब ने देखा है टेनिस का जो गेम होता है, जो टेबल टेनिस का जो गेम होता है, उसमें उसकी जो बॉल होती है, अगर वो बॉल किसी प्लेयर को लग जाए खेलते खेलते, अगर कोई बॉल जो है वो प्लेयर को अगर हिट कर जाए, तो इससे कोई चोट नहीं लगती हमें, ये हम सबका कॉमन ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अगर वहीं कोई फास्ट मूविंग क्रिकेट की जो बॉल है, अगर क्रिकेट की बॉल हमें लगे तो क्या होगा, उसकी वजह से हमें बहुत चोट लग सकती है। ये बात भी सब जानते हैं। उसी तरीके से अगर कोई ट्रक है, कोई बहुत बड़ा सा ट्रक है, अगर वो साइड में खड़ा है, मतलब एट रेस्ट खड़ा है, रेस्ट खड़ा है मतलब वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, तो उस केस में क्या होगा, उससे हमें कुछ चोट नहीं लगेगी। लेकिन वहीं अगर एक मूविंग ट्रक है, चलता हुआ ट्रक है, भले ही बहुत कम स्पीड से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड ही मान लो, तो उतना मोशन से चलता हुआ ट्रक भी किसी की जान ले सकता है बहुत कन्वीनियंटली। तो और थोड़े एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, जैसे कि अगर एक बुलेट है, यहाँ तो हमने बड़े मासेस वाले एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, जैसे कि ट्रक हो गया। तो अगर हम थोड़े और एग्जाम्पल्स ले जहाँ पे मास कम है, जैसे कि बुलेट का मास वो बहुत कम होता है, वो बल्कि वो कुछ ग्राम्स में उसका मास आता है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत तेज होती है जब वो चलती है। तो एक स्मॉल मास की बुलेट भी किसी की जान ले सकती है अगर वो फायर की जाए। तो ये बात हमें, ये सब एग्जाम्पल से जो हमने देखा, हमने किन किन पैरामीटर्स पे हम एग्जाम्पल्स देखे थे। सबसे पहला जो हमने देखा, हम ट्रक की बात कर रहे थे। हमने की ट्रक की बात कि अगर ट्रक मूव कर रहा है जिसका मास हम कह सकते हैं कि काफी बड़ा होगा, तो हम कुछ भी कहते हैं, हम
क्योंकि उसका मास बड़ा होगा इसलिए मैं उसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करूंगी। और उसकी वेलोसिटी हमने मानी है कि वेलोसिटी उसकी बहुत कम है, हम मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ट्रक मूव कर रहा है। एक तो हमने ये केस माना। दूसरे केस में हमने माना कि एक बुलेट है, बुलेट जिसका मास बहुत कम है तो मैं उसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करूंगी, और उसकी वेलोसिटी बहुत हाई है तो मैं उसे कैपिटल V से रिप्रेजेंट करूंगी। चलिए इसको U मान लेते हैं और ये कैपिटल V मान लेते हैं। तो ये हमने मेजरली दो केसेस देखे और हमने दोनों ही केसेस में देखा कि अगर ये दोनों सिचुएशंस में अगर हम इसको इनकाउंटर करें तो ये दोनों ही किसी एक इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे किन दो बेसिक पैरामीटर्स की हमने बात की, हमने दो चीज़ों में को यहाँ पे देखा दोनों केसेस में। पहले केस में देखा कि क्या ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, तो एक में हमने एक बात की मास की, और दूसरे केस में हमने देखा कि वेलोसिटी ज़्यादा है, तो दूसरे केस में हमने वेलोसिटी। तो मतलब हमने इन दोनों मेन पैरामीटर्स की बात की। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो इम्पैक्ट है, जो असर है, जो इन दोनों सिचुएशंस में हम फेस कर रहे हैं, ये उनके मास और उनके वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि एग्जाम्पल्स में तो हमें यही दिख रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम और थोड़ा आगे जा रहे हम देखें कि अगर एक ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना है, मतलब अगर उसे कुछ एक्सेलरेशन देना है, मतलब उसे वेलोसिटी में उसकी कुछ चेंज लाना है, तो हमें क्या करना होता है, एक ज़्यादा फोर्स देना होता है। अगर हमें ज़्यादा वेलोसिटी करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक यहाँ पे कोई कार्ट पड़ा हुआ है, कोई भी कार्ट मान लेते हैं, ए कार्ट, और इनिशियली इसकी वेलोसिटी जो है रेस्ट पे है, तो u इज इक्वल टू 0, तो हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा F इस डायरेक्शन में कि वो मूव करें। अच्छा, अब अगर हमें वेलोसिटी चाहिए, अगर हमें थोड़ी ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए, जैसे कि अगर हमने थोड़ा फोर्स लगाया तो थोड़ा मूव करेगा, तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड पे आई, हमने कुछ फोर्स लगाया। अब हमें चाहिए कि अगर इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़े, तो कैसे बढ़ेगी, अगर हम इसको जो फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो और ज़्यादा करेंगे। तो मान लेते हैं हमने F1 फोर्स लगाया जो कि F से ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी और ज़्यादा होगी। मान लेते हैं इस बार इसकी वेलोसिटी हुई 5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से अगर हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी, और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। अगर हम मान लेते हैं कि ये जो चेंज जिस भी टाइम में हो रहा है, t किसी टाइम में हम चेंज ला रहे हैं, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, पहले दूसरे केस में क्या होती है 5 और इनिशियल तो 0 थी, तो 5 माइनस 0 बाई टी, ये पहला केस है। और दूसरे केस में क्या हुआ कि जो फाइनल वेलोसिटी थी वो 2 थी और इनिशियल 0 बाई टी, तो इसका क्या आंसर आता है, अगर t की वैल्यू सेम है तो ये क्या बनता है 5 बाई टी, ये हमारा बनता है 5 बाई टी, और ये बनता है 2 बाई टी। अगर मैं t की कोई वैल्यू ले लूँ, कोई भी वैल्यू जो कि इन दोनों के लिए सेम होगी, जैसे t को अगर हम 1 सेकेंड मान लेते हैं कि ये जो चेंज हुआ ये 1 सेकेंड में हुआ, तो ये क्या होगा 5 बाई 1 विच इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है। उसी तरीके से 2 बाई 1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें फोर्स ज़्यादा लगाना है तो हमें एक्सेलरेशन भी ज़्यादा मिलेगा। इस केस में जितना हम फोर्स लगाएंगे उतने हमें एक्सेलरेशन मिलेगी। तो इसका मतलब है कि हम एक कंक्लूडिंग लाइन लिख सकते हैं इसका कि अ ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गिव अ ग्रेटर वेलोसिटी। ये बात हमने इस एग्जाम्पल से सीखी। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि कुछ ऐसी क्वांटिटी है या कुछ है जो कि हमें ऑब्जेक्ट के मास और उसके वेलोसिटी को कंबाइन कर रहा है और उसका कहीं कुछ लेना देना है फोर्स से। तो यहाँ इन सब बातों को समझने के बाद हम एक फिजिकल क्वांटिटी को समझ रहे हैं, और वो फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, जो कि ऑब्जेक्ट के मास और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कंबाइन कर रही है, और उसकी वजह से और उसका ऑल्सो कुछ कनेक्शन है विथ फोर्स। तो हम इन तीनों जो वेरिएबल्स हैं इन्हें हम कैसे कोऑर्डिनेट कराएं कि एक और हमें क्वांटिटी पता चले, तो उस क्वांटिटी को कहते हैं मोमेंटम। उस क्वांटिटी को हम कहते हैं मोमेंटम, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। तो मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट या मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एक ऑब्जेक्ट के मास और उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो है P इज इक्वल टू mv। ये एक ऑब्जेक्ट का
मोमेंटम बताता है। तो मोमेंटम क्या होती है? मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी जो कि उस ऑब्जेक्ट के मास और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो अगर आपको याद हो कि हमने पिछले लेक्चर्स में जब हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि जो क्वांटिटीज होती है, कुछ क्वांटिटीज और उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। जैसे कि हमने स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस किया था। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटीज को मैंने बताया था, हम इन्हें कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? जो कि एक ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन दोनों की बात करें, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें, मोमेंटम में हमारी क्या क्या क्वांटिटीज आ रही है? एक तो हमारा मास आ रहा है और एक हमारी वेलोसिटी आ रही है। तो अगर वहां हमने देखा था कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं कि क्योंकि मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। तो बिल्कुल सही बात है ये। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब क्या है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये बात हमने और जानी अभी। तो ये बात हमने देखा कि जो है मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और क्योंकि मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी खुद में एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन है, तो इसीलिए मोमेंटम में भी डायरेक्शन होगा और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम आगे चले और देखें कि इस मोमेंटम का जो है इसका एसआई यूनिट क्या होगा, हमने हमेशा हर फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स डिफाइन किए करे हैं, तो यहाँ भी देखते हैं इनका एसआई यूनिट क्या बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में P इज इक्वल टू mv में अगर इनके यूनिट्स डालें, तो उससे हमें मोमेंटम का भी रिजल्टेंट एसआई यूनिट मिलेगा। जैसे कि P इज इक्वल टू mv में अगर मैं लिखूं, मास का एसआई यूनिट क्या होता है? kg, किलोग्राम। और वेलोसिटी का क्या होता है? हम सबने देखा था वेलोसिटी का क्या होता है, इट इज मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दे तो हमें मोमेंटम का रिजल्टेंट एसआई यूनिट मिलेगा। तो यही होता है मोमेंटम का एसआई यूनिट इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है हमारा मोमेंटम का एसआई यूनिट है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं kg मीटर सेकेंड इनवर्स। ये भी ऐसे एक तरीका होता है लिखने का। तो ये अभी तक हमने डिस्कस किया मोमेंटम क्या होता है, जो कि है P इज इक्वल टू mv, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के मास और उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और मोमेंटम के पास क्या होता है? डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इसकी वजह से वो क्या हुआ? एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। फिर हमने उसके एसआई यूनिट की बात की, तो उसका हमने यहां से क्या निकाला कि एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड, जो कि हमने कैसे निकाला? इसकी जो दो क्वांटिटीज है मास और वेलोसिटी, इन दोनों में इनकी एसआई यूनिट्स रखी, और क्योंकि ये इन दोनों का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम, तो हमने इनकी एसआई यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें मोमेंटम का एसआई यूनिट मिल गया। तो ये बातें हमने अभी तक देखी है। तो अब जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे वेलोसिटी आ रही है, और हम सब जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हमें उसकी वेलोसिटी में चेंज चाहिए तो हम क्या करते हैं? हम एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि क्योंकि फोर्स वेलोसिटी को चेंज करता है, क्या उसी तरीके से क्या फोर्स मोमेंटम को भी चेंज कर सकता है? तो बिल्कुल करेगा, क्योंकि मोमेंटम उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और अगर कोई फोर्स वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, मतलब मोमेंटम को भी चेंज कर रहा है, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड टर्म्स हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो मोमेंटम है उसका मास, वेलोसिटी और फोर्स तीनों से कनेक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम समझे
और ये भी देखें कि मास और वेलोसिटी में कैसा जो है हमारा कनेक्शन आएगा। तो इसके लिए भी अगर हम कुछ सिचुएशंस लें, जैसे कि अगर एक कार है जो कि एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, अगर हमें इसे एक स्पीड देनी है 1 मीटर पर सेकेंड मान लो, तो क्या होगा, अगर कुछ लोग उसे एक सडन पुश दें, मतलब अचानक से कोई पुश दें और अचानक से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर एक्ट करवाए, तो क्या वो स्टार्ट होगी? तो एक्चुअली नहीं होगी, वो बहुत ही कम मोशन होगा, लेकिन वो एक्चुअली स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन अगर हम एक कंटिन्यूस पुश दें, मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली एक अमाउंट ऑफ फोर्स उस पर देते रहें, तो क्या उसकी जो इंजन है क्या वो स्टार्ट होगा? तो एक्चुअली हाँ, हम देखेंगे कि जो कार का जो स्पीड है वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है, मतलब जो टाइम हमने दिया उस पुश पे उसका असर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो चेंज इन मोमेंटम है, एक्चुअली जो चेंज इन मोमेंटम है वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किसी फोर्स पे कितना जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, कितनी देर के लिए कर रहे हो। तो अगर हम यहाँ देखें, ये वाला जो कार का एग्जाम्पल था, तो यहाँ अगर हम वही कार का एग्जाम्पल कंसिडर करें, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि अगर ये कोई कार है, इसे हम कार मान लेते हैं, और इसमें अगर मैं कोई फोर्स लगा रही हूँ F, तो अगर हम बिल्कुल एक सडन उसको पुश दे, मतलब अचानक से उसको झटका दे, तो वो मूव नहीं करेगी। तो इस बात पे अगर हम टाइम को देखें, अगर हम उसको अचानक से झटका दिया, मतलब जो टाइम हमने उस ऑब्जेक्ट को दिया मूव करने के लिए, या फिर यूँ कह लो कितने टाइम तक हमने फोर्स लगाया, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो जो टाइम है, अगर सडन झटका दिया तो उस केस में हमारा जो टाइम है वो क्या होगा? 0, बहुत कम होगा, है ना। लेकिन अगर हम एक कंसिस्टेंट पुश कर रहे हैं, मतलब थोड़ी देर तक के लिए कंटिन्यूस पुश कर रहे हैं, ये पहला केस है जहाँ पे सडन पुश था। दूसरे केस में क्या हो रहा है, हम इसको कंटिन्यूसली पुश कर रहे हैं, इस कार को हमें कंटिन्यूसली पुश दे रहे हैं, तो क्या होगा, हम एक्चुअली ज़्यादा देर तक फोर्स लगा रहे हैं, तो टाइम कुछ तो होगा। मान लेते हैं हमने कार को 2 मिनट तक कंटिन्यूसली जो है पुश किया, 2 मिनट तक, 2 मिनट्स, तो क्या होगा इस केस में, क्योंकि हमारा जो टाइम है, हमने क्या फैक्टर बढ़ाया? टाइम फैक्टर, हमने टाइम बढ़ाया, इसी फोर्स का हम यही फोर्स दे रहे हैं, लेकिन एक केस में हम बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए फोर्स दे रहे हैं, इसीलिए कोई मोशन नहीं हुआ। लेकिन दूसरे केस में हमने टाइम दिया है, हमने तो थोड़ी देर तक कंटिन्यूसली पुश किया है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमने टाइम बढ़ाया। तो हम ये भी देखेंगे कि जो कार का मोशन है वो होगा, उसका जो इंजन है वो स्टार्ट होगा। तो ये बात इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फोर्स है, द फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम, अगर हम इस बात को लिखें यहाँ पे, इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है? द फोर्स नेसेसरी टू चेंज the momentum of an object depends on the time rate at which the momentum is changed। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि जो फोर्स हमने लगाई किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज करने के लिए, मोमेंटम चेंज करने के लिए मतलब उसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। क्यों? क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? P = mv। ये इसके वेलोसिटी से डिपेंडेंट है। सिर्फ वेलोसिटी से क्यों है? क्योंकि एक तो है उसका मास, हम कितना ही फोर्स लगाए किसी ऑब्जेक्ट का मास तो चेंज होगा नहीं, वो तो कांस्टेंट है, वो वैसे ही रहेगा जैसे है। तो इसका मतलब अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो वो सिर्फ उसकी वेलोसिटी वाले पार्ट को इफेक्ट कर रहे हैं, मास को नहीं कर रहा, क्योंकि फोर्स तो कभी भी मास को इफेक्ट नहीं करता, मास तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो द फोर्स जो कि जरूरी है मोमेंटम को चेंज करने के लिए, वो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द टाइम रेट, मतलब हमने कितनी देर तक फोर्स लगाया है उस ऑब्जेक्ट पे जिसका हमें मोमेंटम चेंज करना है। तो ये एक कंक्लूजन है जो हम ऊपर वाले एग्जाम्पल से, कार वाले एग्जाम्पल से ले सकते हैं। तो
अगर अब हम इतना डिस्कस करने के बाद अगर अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करने की कोशिश करें तो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है ये देखते हैं। तो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? The second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। तो ये है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर हम इसे समझे तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मतलब मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है कितने टाइम में, वो किसके प्रोपोर्शनल है? हमारा कितना अनबैलेंस्ड फोर्स लगा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब अगर हमने ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पे अगर हमने कोई फोर्स लगाया है एफ, तो क्या होगा? इसका मोशन होगा, इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा तो इसके एक्सेलरेशन में चेंज आएगा, और क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो उसके मोमेंटम में भी चेंज आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? उसी डायरेक्शन में होगा, फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो इसकी वेलोसिटी एक्वायर करेगा। अगर हम आगे की तरफ फोर्स लगाएं तो मूव भी आगे की तरफ करेगा, तो इसकी वेलोसिटी भी आगे की तरफ होगी। और क्योंकि हमने देखा कि मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब मोमेंटम की भी वही डायरेक्शन होगी जो कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो इससे हमने क्या देखा कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब जो मोमेंटम चेंज हुआ हमारा एक ऑब्जेक्ट पे, वो किसके प्रोपोर्शनल है? हमारा जो फोर्स हम लगा रहे हैं, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जो कि फोर्स का डायरेक्शन है। और सिमिलरली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन है। तो ये बात एक हमने देखी यहाँ पे। तो अगर अब हम इसको मैथमेटिकली डिराइव करें, फोर्स, अभी तक भी हमने मोमेंटम को हमने डिफाइन किया, मोमेंटम का हमने निकाला, फॉर्मूला क्या होता है? P = mv। तो हमने अभी तक मोमेंटम का फॉर्मूला निकाला है। तो अब हम देखते हैं कि फोर्स कैसे रिलेटेड है इससे, या फिर फोर्स को, अगर हमने लेक्चर के शुरुआत में कहा था कि हम फोर्स को भी मेजर कर सकते हैं या फोर्स और एक्सेलरेशन का भी कोई रिलेशन निकाल सकते हैं, तो अब हम वो निकालेंगे इसकी हेल्प से। तो अगर अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को मैथमेटिकली डिराइव करें, तो ये हमारा क्या है? ये है मैथमेटिकल फॉर्म्यूलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को मैथमेटिकली डिराइव करें तो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले इसके लिए हम कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है। तो ये हमने कोई भी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया है और इसका मास क्या है? m, ठीक है। और ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सीधी एक ही डायरेक्शन में सीधे, और उसका जो वेलोसिटी है, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, वो क्या है? u, और वो एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी में मूव कर रहा है, और कितने टाइम में, क्या टाइम लग रहा है उसको? वो है t, जितना भी वो टाइम ले रहा है मूव मोशन में वो है t। और उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर वो मूव कर रहा है मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स तो लग ही रहा होगा। तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसे F से डिनोट करेंगे, दैट इज द फोर्स अप्लाइड इज F, ठीक है। तो अब क्योंकि वो मूव कर रहा है तो
जाहिर सी बात है उसके अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसका मतलब अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है तो उसकी वेलोसिटी चेंज भी हो रही होगी, तो जो फाइनल वेलोसिटी है हम उसको v मान लेते हैं। तो ये हमारा एक केस है, हम ये एक केस कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है u, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। हम उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं पूरा टाइम, कितनी देर तक, t टाइम तक हम उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स क्या है, f। और क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसका मतलब कोई चेंज हो रहा होगा वेलोसिटी में, तो फाइनल वेलोसिटी हम उसकी v मान लेते हैं। तो इतनी बात हमें अभी तक समझ में आई। तो अगर अब हम इन चीज़ों से जो हमें गिवन है, अगर हम इससे इनका मोमेंटम निकालें, मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट को स्टडी करें, तो क्या होगा, हम देख सकते हैं कि यहाँ से हम कहेंगे कि हमारे दो मोमेंटम आएंगे। क्यों? क्योंकि एक है यहाँ पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी और एक है हमारी फाइनल वेलोसिटी। तो इसी हिसाब से हमारा इनिशियल मोमेंटम भी आएगा और हमारा फाइनल मोमेंटम भी आएगा। तो अगर हम निकालें सबसे पहले द इनिशियल मोमेंटम, तो एक ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो वो अगर मैं उसको P1 से रिप्रेजेंट करूं, मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं तो इनिशियल इसलिए P1 से कर रही हूँ, तो क्या होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका मास जो कि m है और उसकी वेलोसिटी। अब क्योंकि हम इनिशियल मोमेंटम निकाल रहे हैं इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी है u, तो ये आ गया हमारा इनिशियल मोमेंटम। वैसे ही अगर हम इसका फाइनल मोमेंटम निकालें, द फाइनल मोमेंटम, तो वो क्या है, उसको हम P2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, उसका मास और वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम में भी मास तो सेम ही रहेगा, मास चेंज नहीं होगा, तो मास m ही है। और वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी लेंगे जो कि है v। तो ये दो चीजें हमने निकाली, एक तो हमने निकाला इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम और एक निकाला इसका फाइनल मोमेंटम। तो अगर अब हम इन दोनों में देखें कि चेंज कितना हो रहा है, द चेंज इन मोमेंटम अगर मैं निकालूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट पहले मूव कर रहा था विद वेलोसिटी u और बाद में मूव कर रहा है, मतलब मूव करते करते फॉर अ टाइम t, उसकी वेलोसिटी हुई v, तो इस प्रोसेस में उसका जो मोमेंटम है वो चेंज कितना हुआ। अगर मैं निकालूं चेंज इन द मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, तो वो क्या होगा, जो हमने कहा था, हमारे जो लॉ में हमने कहा था कि द चेंज इन मोमेंटम इज proportional to the applied unbalanced force in the direction of the velocity या फिर हमारा in the direction of force, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन तो एक ही रहेगा। तो क्योंकि हम वहाँ प्रोपोर्शनैलिटी की बात कर रहे थे, हमने वहाँ इक्वल टू नहीं कहा, तो जब प्रोपोर्शनैलिटी की बात होती है तो हम ये वाला सिंबल लगाते हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी बताता है। तो हमारा चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, मतलब इनिशियल केस से जहाँ पे उसकी वेलोसिटी u थी टू फाइनल केस जो कि v है, तो इसमें चेंज हमारा होगा P2 माइनस P1। अब यहाँ पे अगर P2 की देखें तो P2 हमने निकाला था ऊपर जो कि mv है, माइनस P1 भी हमने निकाला था जो कि mu है। यहाँ से अगर हम m कॉमन लें तो क्या बचता है हमारे पास, v माइनस u। इतनी बात क्लियर है। इसके आगे अगर हम निकालें द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये तो हमने निकाला चेंज इन मोमेंटम। अब अगर हमें निकालना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इनमें क्या फर्क है, इसमें फर्क ये है कि इस केस में हम सिर्फ ये चेंज निकाल रहे हैं कि इसको वेलोसिटी u से v तक जाने में कितना चेंज हुआ, लेकिन ये चेंज कितनी देर में हुआ वो है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो जब भी हम टाइम की बात ले लेते हैं कि कोई भी चेंज हो रहा है, कितनी देर में हो रहा है, उसे हम रेट के टर्म्स में लिखते हैं। जैसे कि हमने एक्सेलरेशन को कहा था, एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, कितनी देर में हो रही है, रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब हम रेट की बात करते हैं तो हम टाइम का फैक्टर भी लेते हैं। तो ये एक्चुअली जो हमारा फॉर्मूला है a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, वो है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो रेट की जब भी हम बात करते हैं तो हम वहाँ पे टाइम हमेशा लिखते हैं। तो ये है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, वो क्या होगा, m v माइनस यू बाई टी। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का ही साइन रहेगा क्योंकि हमारे लॉ में प्रोपोर्शनैलिटी की ही बात है।
तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो रेट है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, वो क्या होगा हमारा एम वी माइनस यू बाय टी। तो इतनी बात अभी तक क्लियर है। तो हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, कहा कि वो इनिशियली वेलोसिटी यू से मूव कर रहा था और थोड़ी देर बाद टिल टाइम टी क्या हुआ, उसका जो वेलोसिटी में चेंज आया क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है। तो हमने कहा कि चेंज होने के बाद उसकी वेलोसिटी वी हो गई और पूरे टाइम उस पर एक फोर्स लग रहा था एफ। तो हमने इसका सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम निकाला, जो कि क्या होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू द वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम में तो हमने एम यू लिखा, फाइनल मोमेंटम में तो एम वी लिखा। फिर हमने इसका चेंज निकाला, चेंज निकालने के लिए क्या किया हमने, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर दिया, तो P2 माइनस P1 जो कि क्या हुआ एम वी माइनस एम यू, और मास को कॉमन ले लिया, V माइनस यू आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने निकाला रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब जो चेंज हो रहा है वो कितनी देर में हो रहा है। तो हमने उसको टाइम का फैक्टर हम ले आए, तो क्या बना हमारा m इंटू वी माइनस यू बाय टी। तो ये हमने इतनी बात कही, ठीक है। तो अब अगर हम आगे आगे चले, ये वाला डायग्राम हम फिर बना लेते हैं क्योंकि अभी भी चाहिए। ये मास है, इसके ऊपर हम एक फोर्स लगा रहे हैं F, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u और इसकी फाइनल वेलोसिटी हुई v, उसका टाइम था t, मतलब इतनी देर तक हमने फोर्स लगाया, फोर्स क्या था F। तो ये कंडीशन, और ये मूव कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब अभी तक हमने क्या निकाला था, हमने आखिर चीज निकाली थी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हमने अभी तक निकाला था। तो ये क्या आया था हमारा, इट इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू बाय टी। तो इतना हमने कहा था। अब अगर हम ऊपर जाएं और हमने जो डिस्कस किया था वो देखें, तो वहां हमने लिखा था कि द रेट ऑफ, जो हमने सेकेंड लॉ लिखा था वो क्या लिखा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, ये हमने कहा था। तो जो इसका हमने वहां पे कहा था, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो क्या मैं इस पार्ट को, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे लॉ में यही कहा था हमने। तो यहाँ पे अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स की तरह लिखूं, तो इसको हम F से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि इस केस में फोर्स कितना लग रहा है F। तो यहाँ पे तो ये हमने क्या किया, हमने LHS में बेसिकली क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स की जगह लगाया। तो ये किया, और हमारा राइट हैंड साइड क्या है इसका, वो तो यही रहेगा m इंटू वी माइनस यू बाय टी, यही रहेगा। तो इसको अगर हम ठीक से लिखें तो क्या बनता है, F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू बाय टी। तो अभी भी हमारा ऑल लॉन्ग ये जो साइन है ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। तो हम क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे और एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमेशा ये तरीका होता है, जब भी हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना होता है तो हम किसी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या होगा, F इज इक्वल टू, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वल टू बन गया और इसकी जगह हमने एक कांस्टेंट डाल दिया K, और बाकी चीजें हम वैसे ही लिखेंगे कि क्या है, m v माइनस यू बाय टी। तो इस चीज को हमने ऐसे लिखा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के। तो फिर क्या हुआ हमारा, अब इसके बाद अगर हम देखें तो पहले के लेक्चर से आपको सबको पता है कि v माइनस यू बाई टी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। हम सब कहते हैं a इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो ये वाली जो क्वांटिटी है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, f इज इक्वल टू के एम, और दिस पार्ट इज a एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इससे हमारा एक फोर्स का रिलेशन आ गया विच इज के एम ए, के इंटू एम इंटू ए। तो इस तरीके से हमने फोर्स और एक्सेलरेशन को रिलेट किया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हमें अगर हम जो k को देखें, जो कि एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहेंगे, क्यों, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाने के लिए हमने यहाँ k लगाया। तो k जो कि हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अब अगर हम आगे यहाँ बात करें, जो कि SI यूनिट्स हैं मास के और एक्सेलरेशन के, ये दोनों के क्या होते हैं,
मास का एसआई यूनिट अगर हम देखें तो क्या होता है केजी, और इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम अभी तक का देखें तो हमने क्या किया, F इज इक्वल टू KMA, हमने इतना निकाला। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये एक फॉर्मूला है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू होगी, मास की कुछ वैल्यू होगी, के की भी कुछ वैल्यू होगी। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो एसआई यूनिट है मास और एक्सेलरेशन को, वो हम उसकी वजह से हम जैसे हमने मोमेंटम का निकाला था, हमने क्या निकाला था, P इज इक्वल टू mv। तो यहाँ पे मास का kg है, v का मीटर पर सेकेंड है, तो हमने मोमेंटम का बताया कि इसका यही एसआई यूनिट है, kg मीटर पर सेकेंड। तो वैसे ही जो एसआई यूनिट है, जो मतलब जो फोर्स का जो यूनिट है, वो हम ऐसे ही लेते हैं, इस तरह से लेते हैं कि ये k की जो वैल्यू है वो 1 बन जाए। तो ये हमारा करने का तरीका होता है कि हमारा जो यूनिट ऑफ फोर्स है वो हम ऐसे लेंगे कि हमारी जो कांस्टेंट की वैल्यू है k, वो हमारी क्या हो जाए, वो 1 हो जाए। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, हम लेंगे 1 यूनिट ऑफ फोर्स को, मतलब अगर अब हम डिफाइन करें 1 यूनिट ऑफ फोर्स, हमारा क्या है यहाँ पे वो F। तो 1 यूनिट ऑफ फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एज द अमाउंट, एज इट इज डिफाइंड, 1 यूनिट ऑफ फोर्स is defined as the amount that produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kg मास। तो ये हमने क्या किया, हमने कहा कि 1 यूनिट ऑफ फोर्स को अगर हमने डिफाइन किया तो कैसे किया कि जो कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगा एक ऑब्जेक्ट पे, कि उसकी एक्सेलरेशन कितनी हुई, 1 मीटर पर सेकेंड की, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, और उस ऑब्जेक्ट का मास कितना था, 1 kg मास था। तो इस तरह से हम 1 यूनिट ऑफ फोर्स को डिफाइन करते हैं। तो इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो इस बात को हम इसमें कैसे लिख सकते हैं, 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू k इंटू 1 kg। क्यों, क्योंकि 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट की बात की गई है, 1 kg इंटू कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड का हुआ, तो a 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो a इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से लें तो क्या हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो k की वैल्यू है, अगर हम यहाँ पे एवेल्युएट करें तो यहाँ पे फोर्स का अगर हम सिर्फ उसकी वैल्यू की बात करें तो 1 यूनिट ऑफ फोर्स है, तो ये 1 हो गया, k हो गया इंटू 1 kg, सिर्फ वैल्यू की बात हो तो ये 1 है, और एक्सेलरेशन भी क्या है, 1 है। तो इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू 1 मिलेगा। यहाँ से हमें क्या मिला, k इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से अगर हमारा k की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो F इज इक्वल टू k क्या था, 1 इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये क्या बन गया हमारा, F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो इस तरह से हमारी फोर्स का रिलेशन आया एक्सेलरेशन के साथ, और वो क्या आया, F इज इक्वल टू m इंटू ए। ये हमारा जो फॉर्मूला हमने निकाला वो ऐसे निकाला, ये क्या आया, F इज इक्वल टू m ए। ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें द यूनिट ऑफ फोर्स, अब यहाँ पे अगर हम यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट या फिर हम वैसे यूनिट की बात करें, तो हम क्या देखेंगे कि यूनिट ऑफ फोर्स यहीं से निकाले तो क्या निकलेगा, फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन। उसका जो सिंबल है क्या देते हैं, एन, कैपिटल एन। कैपिटल एन से इस एसआई यूनिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इससे क्या हुआ, हमारे जो यूनिट ऑफ फोर्स क्या आया, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन, दोनों बात ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई सबको, जो कि क्या है, फोर्स का हमने रिलेशन निकाला एक्सेलरेशन के साथ, हमारा के एम ए था। तो हमने जो इसके सबसे पहले हमने कैसे शुरुआत की, हमने फोर्स की और मास और एक्सेलरेशन इन तीनों की यूनिट्स ऐसे चूज की कि के की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। हमारी के की वैल्यू 1 आ गई, हमने वो 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया और फिर क्या आया, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। फिर हमने फोर्स की यूनिट निकाली जो कि क्या थी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमारी वैल्यू आई, जो कि कैसे आई, हमने इस फोर्स जिस जिस चीज़ों पर डिपेंड करता है हमने उसकी यूनिट्स लिखी और मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो कि ऑल्सो इक्वल टू क्या है, न्यूटन, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतनी बात क्लियर है। अब अगर हम आगे चलें और देखें कि ये जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ये हमें ये एक्चुअली हमें क्या दे रहा है, एक ऐसा मेथड दे रहा है जिससे हम क्या मेजर कर रहे हैं, इससे हम फोर्स मेजर कर रहे हैं कि कितना फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो ये बात हमें सेकेंड लॉ से पता चली कि कितना फोर्स हम लगा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पे, कि उसकी एक्सेलरेशन क्या आ रही है, ए, और उसका मास क्या है, एम। तो इससे अगर हम बेसिक न्यूमेरिकल्स अगर देंगे तो हमें क्वेश्चन में अगर हमें एक्सेलरेशन पता है एक ऑब्जेक्ट का, अगर उसका मास पता है, तो हम बहुत आसानी से उसका फोर्स निकाल सकते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये हेल्प करता है। तो अगर अब हम देखें कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एप्लीकेशंस, कि अगर ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी होंगे जो कि हम जानने अनजाने में, क्या पता आप भी रोज यूज कर रहे हो। तो सबसे पहले जो हमारा एप्लीकेशन है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, सबसे पहले तो हम इसका जो इक्वेशन जो हमने निकाला वो हम लिख लेते हैं। तो क्या निकाला हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हमने निकाला F इज इक्वल टू एम ए, जो कि कैसे भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एम ए की क्या वैल्यू होती है, v माइनस यू बाई टी। तो ये हमने निकाला सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये होगा कि जैसे अगर हम सब क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच में अगर आप नोटिस करो, जो फील्डर्स होते हैं जब वो बॉल को कैच करते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने हाथों को बॉल को कैच करने से पहले अपने पाम को थोड़ा पीछे लेके जाते हैं बॉल को पकड़ने से पहले। इसकी वजह से क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअली वो टाइम बढ़ा रहे हैं। जैसे कि ये अगर आपकी बॉल है जो कि आ रही है, जो कि कैच करनी है, तो इसे पकड़ने से पहले आप यही नहीं पकड़ोगे, आप थोड़ा अपने हाथ को पीछे लेके जाओगे। ये हम सब करते हैं, थोड़ा पीछे लेके जाओगे ताकि बॉल का मोशन ऐसा ही हो, और यहाँ पे आके कहीं पकड़ोगे। उससे क्या होता है, बॉल को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए आपने क्या किया, आपने टाइम जो फैक्टर है, टाइम को हमने बढ़ाया, टाइम इंक्रीज किया। अगर हम यहीं पकड़ लेते तो टाइम 0 पे पकड़ लेते, हमने थोड़ा टाइम की वैल्यू बढ़ाई तब जाके पकड़ा। उससे क्या होगा, जब हमने टाइम बढ़ाया उससे हमारे हाथों को चोट नहीं लगती, उससे बॉल का जो इतनी फास्ट मूविंग बॉल होती है उसका इम्पैक्ट असल में हम कम कर रहे होते हैं, ताकि बॉल का जो मोमेंटम है वो कम हो सके। तो ये एक इसका इम्पोर्टेंस हो गया, फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया, बाय इंक्रीजिंग द टाइम बढ़ा के हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हमारा जो बॉल का इम्पैक्ट है वो कम कर रहे हैं। तो ये पहली चीज़ है। और भी चीज़ें हमने देखी हैं फिजिकल लाइफ में, जैसे कि हाई जंप, जो हमारा हाई जंप का जो स्पोर्ट होता है उसमें क्या होता है, जो एथलीट्स होते हैं उन्हें या तो कुशन बेड पे, क्या होता है, कुशन बेड या फिर सैंड बेड, इस तरह के सरफेसेस पे लैंड करवाया जाता है। इससे क्या होता है, टाइम बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपका जो कुशन बेड है, हम सब जानते हैं कि वो अचानक वो बहुत कन्वीनियंट, जब भी आप उन पर फोर्स लगाओगे तो वो नीचे की तरफ प्रेस होते हैं, और ये क्वालिटी दोनों में होती है, कुशन बेड में भी और सैंड बेड में भी। तो इससे क्या होता है, जितनी देर में वो नीचे की तरफ प्रेस हो रहे हैं, तो प्रेस होते ही टाइम, उनका टाइम फिर से बढ़ रहा है। तो जब टाइम बढ़ता है तो इससे भी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, जिसकी अभी तक हम बात कर रहे थे, वो कम होता है। ये बात हमने इसमें भी देखी। तो दोनों केसेस में हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम टाइम बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम इस बात को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इन केस
of a fielder catching the ball, and in sport of long jump, athletes are made to fall on cushioned bed और sand bed. तो ये तो हमारी ऑब्जर्वेशन है. तो क्या होता है, इन दीज केसेस क्या होता है, या अगर हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा क्या केस है, फील्डर कैचिंग द बॉल. तो क्या होता है, सो इन केस ऑफ फील्डर कैचिंग द बॉल, ही पुल्स हिज पाम बैकवर्ड्स. क्या कर रहा है वो, ही इज पुलिंग हिज पाम बैकवर्ड्स टू इंक्रीज द टाइम. टू इंक्रीज द टाइम, इससे क्या होता है, इट रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ द फास्ट मूविंग बॉल. ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो इम्पैक्ट पड़ता उस फास्ट मूविंग बॉल को वो कम हो जाता है. तो इट प्रिवेंट्स द फील्डर्स फ्रॉम गेटिंग हर्ट. तो ये हमारा पहला फिजिकल इंपॉर्टेंस है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, जो कि हम देखते हैं, जो भी आप अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको तो पता होगा ही. तो जब हम अपना हाथ पीछे की तरफ पुल कर रहे हैं तो हम टाइम बढ़ा रहे हैं. तो दिस इंक्रीजेस द टाइम. इसकी वजह से क्या होता है कि जो फास्ट मूविंग बॉल है उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, मतलब जो वो, क्योंकि जब वो हमने बॉल को पकड़ लिया तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया. तो अगर 0 मोमेंटम हमें उसको लाना है और अगर हम बहुत कम टाइम में ले आएंगे तो हाथ में चोट लग सकती है. तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम जो है उसका जो टाइम है वो बढ़ा देते हैं. वैसा ही केस है सेकेंड केस जो हमने देखा, लॉन्ग जंप का केस. लॉन्ग जंप में भी क्या होता है, लॉन्ग जंप में क्या होता है, इन केस ऑफ अ लॉन्ग जंप द athletes are made to fall on a cushioned bed या फिर एक स्टोन बेड, एक सैंड बेड. स्टोन बेड करोगे तो और चोट लगेगी ना, सैंड बेड. इसकी वजह से क्या होता है, दिस इज ऑल्सो डन टू इंक्रीज द टाइम. टाइम बढ़ाने के लिए ये भी चीज की जाती है ताकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो वो हमारा, उसको जो चेंज है वो आने में टाइम ज्यादा लगे. तो इसकी वजह से क्या होता है, दिस ऑल्सो प्रिवेंट्स गेटिंग हर्ट. ठीक है, तो ये भी एक और एग्जाम्पल है हमारा रियल लाइफ में जो कि सेकेंड लॉ के ऊपर बेस्ड है. वैसे ही अगर आप देखो कि कराटे प्लेयर जब वो बहुत से वुडन जो स्लैब होते हैं, जो वुडन स्लैब होता है, अगर आपने देखा होगा कि वो एक ही अगर आप वो बहुत हाई शॉट मारे या बहुत हाई वेलोसिटी से मारे और बहुत कम टाइम पे मारे, अगर एक इंस्टेंटेनियस शॉट मारे, तो हम देखते हैं कि जितने भी जो स्लैब्स हैं, जैसे अगर मान लो यहाँ बहुत से स्लैब्स रखे हुए हैं ऐसे, और अगर इसके ऊपर एक बहुत हाई वेलोसिटी से मारा हुआ शॉट आए और बहुत कम टाइम में, यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइम बढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर बहुत कम टाइम में मारा जाए, इसके ऊपर एक फोर्स दिया, तो क्या होगा, ये सारे स्लैब्स टूट जाएंगे ऐसे, ये सब बड़ी कन्वीनियंटली टूट जाएंगे. ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमने टाइम बहुत कम कर दिया. टाइम कम कर दिया, उससे क्या होगा, जो हमारा इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा, मतलब जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है वो बहुत कम टाइम में होगा.
इसकी वजह से जितने भी जो भी वुडन जो स्लैब्स हैं वो बहुत आसानी से टूट जाएंगे, बहुत कम टाइम में टूट जाएंगे। तो ये बात हमने देखी अभी तक, जो कि था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंड लॉ, उसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब अभी तक हमने अब 2 लॉज पढ़ लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकेंड लॉ। तो अब देखते हैं क्या हम इन दोनों लॉज को एक ही में कंबाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें कि अभी तक जितना हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है हम सब जानते हैं, v माइनस यू बाई टी। तो अगर हम इसको लिखें v माइनस यू बाई टी ऐसे, तो ये हमारा क्या बना, सेकेंड लॉ ही है ये। तो यहाँ पे अगर हम थोड़े चेंजेस करें, जैसे कि अगर मैं टाइम को यहाँ ले आऊँ तो क्या होगा, एफ टी इज इक्वल टू मास इंटू वी माइनस यू, ये बनेगा। ठीक है, अच्छा अब अगर हम यहाँ पे फोर्स 0 कर दें, मतलब हम ये ऐसी कंडीशन माने जहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रही बॉडी पे, तो क्या होगा, ये पार्ट 0, फोर्स 0 इंटू टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू, मतलब 0 इज इक्वल टू एम वी माइनस यू। अब क्या कर सकते हैं हम, इसको ब्रैकेट्स को खोलते हैं, तो एम वी माइनस एम यू। तो अब इसको अगर मैं एम यू को इस तरफ ले जाऊं तो क्या होगा, एम यू इज इक्वल टू एम वी। मास तो बॉडी का सेम ही रहेगा, तो मास मास कैंसिल, तो क्या होगा, v इज इक्वल टू यू। ये बात हमारी आई। तो इसकी वजह, इसका मतलब क्या निकला इस बात से कि अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो क्या होगा, हमारा जो, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, तो हमारा जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो सेम होगा एज द इनिशियल वेलोसिटी। हमने यही देखा था फर्स्ट लॉ में, अगर आप सबको याद हो तो हमने क्या कहा था कि अ बॉडी tends to remain in the state of rest or of uniform motion until and unless an external force is applied on it, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, फोर्स 0, तो क्या निकला, हमारी जो वेलोसिटी है, अगर उस केस में वही था ना कि अगर आप फोर्स लगाओ तो वेलोसिटी चेंज होगी, अब अगर हमने फोर्स ही नहीं लगाया तो वेलोसिटी कोई चेंज नहीं हो रही, वो इक्वल है, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। तो इस बात से हमने क्या कहा कि अगर देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, यहां से हम फिर से यही बात कह सकते हैं कि इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, then the initial and final velocities will be the same। तो वो अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, ड्यू टू इनर्शिया, ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट लॉ में, तो ड्यू टू इनर्शिया। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ का कनेक्शन देखा, है ना। यहीं पे अगर हम कहें इस इक्वेशन में ही कि अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी u, जो कि u है, अगर इनिशियल वेलोसिटी u हमारी 0 होती तो क्या होगा, इस केस के मुताबिक v इज इक्वल टू यू। अब अगर u 0 है तो मतलब v भी 0 होगा, तो इसका मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी u मतलब बॉडी रेस्ट पे थी, तो अगर हमने कोई उसके एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो फाइनल तो वो बाद में भी रेस्ट पे रहेगी। तो ये भी दूसरा केस हो गया जहां पे हमने कहा कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे रहेगा या फिर उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जिससे वो पहले मूव कर रहा था, अगर उसके ऊपर फोर्स F 0 है। तो ये हमने कुछ केसेस देखे जहां पे हमने देखा कि अगर फोर्स इज नॉट एक्टिंग ऑन द बॉडी तो हमारा जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो आज हमने बहुत से टॉपिक्स डिस्कस किए। अगर हम फाइनली एक उन सबका बताएं कि हमने फिर से देखे क्या क्या हमें डिस्कस, सबसे पहले हमने बात की मोमेंटम की। सबसे पहले बात किया किसकी की, मोमेंटम की। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है वो, एम वी, एम इंटू वी। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, फिर हमने देखा अगली चीज हमने निकाली, हमने निकाला फोर्स एफ। कैसे रिप्रेजेंट करते थे उसको, एम इंटू ए। इसकी ऐसा यूनिट क्या थी, kg मीटर पर सेकेंड। इसको हम ऑल्सो क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, m इंटू वी माइनस यू बाई टी, बात बराबर है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, kg
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो ये आज हमने मेनली ये दो बातें देखी, और उसके बाद हमने क्या कहा, हमने देखा रिलेशन। किसके बीच में रिलेशन? रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, है ना। तो ये आज हमने मेनली ये तीन चीजें देखी, और हमने कुछ एप्लीकेशंस भी देखे किसके, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एक फील्डर टाइम इंक्रीज करता है क्या करके, अपने पाम को पीछे लाके। उसी तरीके से जो हाई जंप के एथलीट्स होते हैं वो भी कुशन बेड पे या सैंड बेड पे गिरते हैं, जिसकी वजह से उनका टाइम इंक्रीज होता है, और टाइम इंक्रीज होने से क्या होता है, चोट नहीं लगती। वही कराटे प्लेयर वो जो वुडन प्लैंक्स होते हैं उनको तोड़ने के लिए क्या करता है, टाइम कम करता है, ताकि हमारा जो इम्पैक्ट हो वो ज़्यादा हो और वो सब टूट जाए आसानी से। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियोस में हम सेकेंड लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, और देखेंगे कि कैसे उनके हम इन सब फॉर्मूलेस को, इन सब जो भी हमने आज कंडीशन सीखी है उनको हम न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।